स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कैसे हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं। अभी देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन इफ़ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, हमें उनमें से ये पता लगाना है कि कौन सी रिलेशन फंक्शन है और कौन सी नहीं है, और अगर है फंक्शन तो डोमेन और रेंज बतानी है उसकी। तो जो प्रीवियस वीडियो थी हमने ये चीज़ वहाँ डिस्कस कर ली थी कि रिलेशन जब कोई रिलेशन फंक्शन बनती है तो उसको क्या क्या कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जो है उस पर अप्लाई होती हैं जब वो फंक्शन बनती है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अभी देखो, हमें ये रिलेशन गिवन है, यहाँ पे देखो ये एक रिलेशन गिवन है। तो देखो ये जो है ना फंक्शन है, क्यों? क्योंकि फंक्शन में क्या था कि हमें जो अगर हमें इस फॉर्म में दिया होता रोस्टर फॉर्म में, तो सीधा हम ये यहाँ देखो, हम सीधा यहाँ ये देखेंगे कि जो हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो रिपीट है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं है। अगर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ रिपीट होता, इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होता कि हमारे पास जो डोमेन का एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता जिसकी इमेजेस जो हैं टू इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं इसको इससे एरो डायग्राम से आपको क्लियर कराती हूँ। देखो एक बार यहाँ पे देखो, हमारा फर्स्ट ये डोमेन के एलिमेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2, 5, 8, ज़्यादा ही छोटा बना लिया मैंने, तो 14 एंड 17, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 है, अकेला 1 है। 2 की इमेज 1, 5 की, 8 की, 11 की, 14 की, सब की इमेज क्या हो जाएगी 1 है। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, ठीक है। वो सारे एलिमेंटों की हमारे जो कवर हो गए डोमेन के, और सब की जो है अपनी एक ही इमेज है। 2 की भी 1 इमेज है, 5 की भी 1 इमेज है। भाई सेम बेशक हो, बट ये है कि इमेज ओनली 1 होनी चाहिए। ऐसा ना हो 2 की 1 भी हो और कोई और एलिमेंट हो 2 की 2 भी हो जाए, है ना। मतलब ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी डोमेन फाइंड करी। तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे किस में आ जाएंगे, डोमेन में। और रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज है, वो 1 ही है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें ये रिलेशन हमें दी है, ये आर हमको गिवन है। इसमें भी हम यही चेक करेंगे कि किसी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं है, और वो नहीं है। इट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, ये रिलेशन हमारी फंक्शन हो जाएगी। और डोमेन क्या होगा, जो आपके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे डोमेन के, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो रेंज में आ जाएंगे, ठीक है ना। वो हमारे यानी कि ये डोमेन और ये देखो ये, और यहाँ से जो सेकंड सेट में है ये आपके रेंज के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और डोमेन वाले इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखो, जो थर्ड पार्ट है उसमें देखो 1, 3, ये भी एक रिलेशन गिवन है, 1, 3, 1, 5, 2, 5। अब ध्यान से देखो, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 रिपीट हो गया फर्स्ट एलिमेंट। देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास ये 1 और यहाँ पे आपका 2 और 5, 3 और 5, 1 की इमेज जो है वो 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी। अब देखो आप एरो डायग्राम से देख लो या फिर ऑर्डर पेयर से देख लो कि एक एलिमेंट की, डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज आ गई, यूनिकनेस खत्म, तो ये फंक्शन भी नहीं होगा, है ना। तो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे यही लिखा मैंने। इसका रीज़न लिखना कैसे है बच्चों, वो देख लो आप। यहाँ पे हो जाएगा आपका कि गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर 1, 3 एंड 1, 5 के हैव सम फर्स्ट एलिमेंट। इट मीन्स इट डज नॉट हैव ए यूनिक इमेज अंडर आर, ठीक है। तो इनकी यूनिक इमेज अंडर आर जो है, मतलब अंडर आर मतलब जो रिलेशन है उसके अंडर ये नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगी, ये फंक्शन नहीं होगी किसी भी हालत में। ये क्या है, एक रिलेशन ही रहेगी। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे और इसी टाइप के ज़्यादा आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। पहली बात तो बच्चों मैं आपको, वैसे तो मैं रियल फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि सारों के ग्राफ वगैरह और उनके बारे में डिस्कशन किए बगैर फंक्शन अच्छे से नहीं होगा। फिर भी ये टर्म अगर यहाँ पे आ गई है तो मैं इसको क्लियर करा देती हूँ। रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है बच्चों, मान लो कोई एफ है ना, रियल सेट से रियल सेट पे, मतलब आपकी डोमेन भी आर हो और आपकी
जो आपका फर्स्ट सेट हो वो भी आर हो और आपका सेकंड सेट है वो भी आर हो, मतलब आपकी डोमेन से भी एक रियल वैल्यू है, आपने डोमेन मतलब आपने फंक्शन को दी भी एक रियल वैल्यू, और आपके यहाँ पे जो वैल्यू आई आपकी वाई वो भी एक रियल वैल्यू ही आई है। समझ आई बात? तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा? वो रियल फंक्शन हो जाएगा कि आप एक रियल वैल्यू दोगे, आप डोमेन भी रियल से ले रहे हो, रियल सेट से ले रहे हो। रियल सेट मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से ले रहे हो, और आपकी को डोमेन या फिर आप जो रेंज है वो भी कहाँ से आ रही है? सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है ना? वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे रियल फंक्शन हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि क्या रियल सेट ही लेना पड़ेगा यहाँ पे तभी ये रियल फंक्शन होगा? ऐसा है बच्चों, देखो रियल सेट के मतलब रियल वैल्यू, अब मैं नेचुरल नंबर का लूँ, इंटीजर का लूँ, रैशनल का लूँ, तो ये सभी क्या हैं? ये हमारे आर के क्या है? सबसेट ही है ना। तो अगर मैं एक नेचुरल नंबर लेके बोल दूँ वन इज़ ए रियल नंबर और नॉट, तो अगर आर का कोई सबसेट होगा तो भी हमें क्या करना है? हम यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको डोमेन का जो एलिमेंट लेना है एक्स, वो भी एक रियल वैल्यू होगा, और आपकी आपकी जो रेंज आएगी वो भी एक रियल वैल्यू ही होगी। तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? रियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका फंक्शन कैसे हो जाएगा? रियल फंक्शन। ठीक है ना? अब देखो ये हो जाएंगे यहाँ पे, एक मुझे फंक्शन दिया है एफ एक्स माइनस मोड एक्स। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, मॉडुलस का साइन था ना, तो यहाँ पे भी हम मोड एक्स ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है? यहाँ पे देखो ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, हमें इसकी डोमेन और रेंज पूछी है। तो सबसे पहले देखो मॉडुलस ऑफ एक्स, मोड एक्स को क्या मॉडुलस ऑफ एक्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था, इसके बारे में भी हम जो ये पढ़ेंगे ना ग्राफ्स, तो अच्छे से इसको डिटेल में स्टडी करेंगे इसको मॉडुलस फंक्शन को। तो यहाँ पे देखो मॉडुलस फंक्शन जो है, मोड एक्स जो है, उसके बारे में तुम्हें ये एक बात जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताई थी वो यहाँ भी बता रही हूँ कि मॉडुलस फंक्शन यानी कि मोड एक्स कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगा, हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। तो मोड एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपका? जीरो। कि आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू दो, कोई भी रियल वैल्यू आप एक्स की दोगे तो आपका मोड एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। मॉडुलस का काम क्या है? मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे मॉडुलस, इस दो जो ये मैंने दो लाइनें लगाई हैं, इस मोड का क्या काम है कि इनके अंदर अगर -1 है तो भी 1 आ जाना है, -7 है तो भी क्या आ जाना है? 7। मतलब और अगर 7 है तब तो 7 आना ही है। मतलब इसके अंदर इन दो लाइंस के बीच में कोई भी एक्स आप दोगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी रियल नंबर अगर आप दोगे तो वहाँ पे आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, हमेशा कैसे वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव। तो हमेशा इसलिए लिखा है कि मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। ये साइन होता है बच्चों फॉर ऑल का, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये मैथमेटिकल सिंबल है फॉर ऑल का, हम ज़्यादातर इसको यूज़ किया करेंगे। अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में होते जाओगे तो मतलब ये जो सिम्बल्स हैं आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनका यूज़ करोगे। ये बिलोंग्स टू का आपने सेट में पढ़ाई था, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर ये यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आनी है, ठीक है, तो इसका अगर मैं नेगेटिव कर दूँ तो वो तो लेस देन जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो मान लो कोई मुझे बोले मोड -7 ना 7 आएगा, ठीक है, मैं कह दूंगी इसका नेगेटिव कर रही हूँ मैं, तो इसका नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अंदर से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और क्योंकि आपने एक पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव दे दिया तो यहाँ पे क्या देखो कंडीशन ये होती थी, मान लो कि मैं एक्स को नेगेटिव बोल दूँ, मतलब मैंने इस पर नेगेटिव साइन दे दिया, तो ये हो सकता था कि भाई अब आपकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड करती है। अगर एक एक्स जो है एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर एक्स जो है हमारा पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा? हमारा नेगेटिव आएगा, है ना। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या आएगी? नेगेटिव। मान लो मैंने x की वैल्यू 2 दी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -2। अगर मैंने x की यहाँ पे -2 दी होती तो मेरा +2 आ जाता। x पे डिपेंड करता। लेकिन अगर मैंने x पे मोड लगा दिया तो हमें ये पता चाहे मैं x को नेगेटिव दूँ या पॉजिटिव दूँ, आंसर मेरा क्या आना है? पॉजिटिव ही आना है। तो एक पॉजिटिव के बाहर अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगी तो हमेशा क्या आना? आपका नेगेटिव ही आना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? मैंने इस मॉडुलस फंक्शन को नेगेटिव साइन मतलब इसको नेगेटिव कर दिया, तो इसका मतलब ये हमेशा कैसा होगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो हमारा एफ एक्स है, ये देखो ये तो हमें गिवन है, इसका मतलब हमारा एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो कि आप एक्स कोई भी रियल वैल्यू लो, रियल सेट से उठाओ, तो डोमेन क्या? डोमेन आपकी आर आ गई कि नहीं आ गई? आपको पता है कि एक्स एलिमेंट जो होता है वो डोमेन का, और जो आपका एफ एक्स होगा वो किसका होगा? वो आपका रेंज आएगी, है ना। कोडोमेन का एलिमेंट होता है, वहाँ से क्या आएगी? आपकी रेंज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डोमेन क्या है कि एक्स की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो एफ क्या हो मतलब डोमेन हमारा रियल सेट हो गया पूरा, है ना। -∞ से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं इसको, पूरा सेट हो गया,
पूरा रियल सेट। और रेंज ऑफ आर, आर मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई आपकी -∞ से 0। अब देखो ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा एफ एक्स जो है ना वो लेस देन 0 आएगा हमेशा। लेस देन 0 मतलब अगर x 0 होगा तो देखो फिर तो लेस देन इक्वल टू होना था भाई, यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हुई तो फिर तो 0 आएगा, तो यहाँ पे ये इक्वलिटी का भी साइन आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ कि आपकी -∞ से 0 ये हो गया आपका बड़ी, यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट जो है यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई ऐसी, क्योंकि यहाँ पे 0 पॉइंट भी इसके अंदर है। और इन्फिनिटी पे कभी भी कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगती, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट नहीं लगती, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ना हमेशा ओपन में, क्योंकि इन्फिनिटी उस क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है। और इन्फिनिटी तो बच्चों आज तक किसी को पता ही नहीं कौन सा पॉइंट है, तो हम उसको क्लोज नहीं कर सकते ना। क्लोज तो क्या होगी, एक फाइनाइट उसको शो करने के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज़ होती है, एक इनफाइनाइट वैल्यू को शो करने के लिए क्लोज ब्रैकेट कभी भी यूज़ नहीं करती। वहाँ पे हमेशा क्या होती है आपकी ये स्मॉल ब्रैकेट यूज होती है ना। कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए क्लोज ब्रैकेट लगाने के लिए। अब इन्फिनिटी डेफिनेट है ही नहीं, हमें नहीं पता इन्फिनिटी की कितनी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगी हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -∞ टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये वाले हुए ना, यहाँ पे 0 है, इधर आपके पॉजिटिव और इधर आपके नेगेटिव, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव इन्फिनिटी हमें चाहिए 0, एफ एक्स हमारा लेस देन 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेके ये वाली सारी लाइन हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारे 0 और 0 से लेस, ये वाला रियल लाइन पे ये वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी। और ये क्या है, ये 0 से -∞, तो इसलिए हमने ये वाला, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एफ एक्स जो है हमारा √9 - x²। अब एक बात बताओ बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम जो यहाँ पे ना डोमेन और रेंज है द फॉलोइंग रियल फंक्शन, हमें ये फंक्शन रियल दिए हैं। ध्यान से देखो, एफ एक्स है तो ये भी रियल ही होगा। तो अब देखो, अगर मेरा 9 - x² जो ब्रैकेट के अंदर, जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या ये रियल फंक्शन रहेगा। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, मतलब लेस देन 0 कुछ भी, मान लो इसकी वैल्यू ना -2 आ गई, सोच के देखो, लेस देन 0 आ गई, कुछ -2 आपने कुछ x की वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझको, अगर ये हमारा -2 आ गया तो इसका मतलब रूट के अंदर -2 क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। और हम काम क्या कौन से उस पे कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे। अभी बताया एफ एक्स जो है एक रियल फंक्शन होगा, आप डोमेन का एलिमेंट भी एक रियल लोगे और इनपुट आप रियल दोगे, आउटपुट आपकी रियल आएगी। समझ रहे हो मेरी बात, वही तो रियल फंक्शन है। तो यहाँ पे ये वाला जो अंदर वाली चीज़ है ये कभी भी क्या नहीं हो सकती हमारी, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली कि हम ये जानते हैं कि फंक्शन हमारा रियल है, तो इसका मतलब यहाँ लिख दो, सिंस 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि ये हमेशा 9 - x² जो अंदर है इस रूट के वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। -x² आपका इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x²। ओके, इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब यही तो है ना, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x², या फिर x² इज लेस देन इक्वल टू 9, वही बात हो गई। ठीक है ना, तो ये आपका इसको आप x² लेस देन इक्वल टू 9 लिखो या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x² लिखो, एक बात है। क्यों, आप 1 को लेस देन 2 लिखो या 2 को ग्रेटर देन 1 लिखो, एक ही बात है ना, एक ही बात है। 1 को लेस देन 2 लिखो या 2 को ग्रेटर देन 1 लिखो, यही बात यहाँ पे है। 9 को ग्रेटर देन इक्वल टू x² लिखो या x² को लेस देन इक्वल टू 9 लिखो, वही बात हो गई। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आया, हमने इस स्क्वायर को हटाया, दोनों तरफ हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ना इक्वेलिटी के साथ साथ ना इनइक्वेलिटी भी है। ये लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वेलिटी होती है। तो यहाँ पे ये बात बोला गया है कि x² इज लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर इक्वेलिटी होती तो हम ऐसे बोलते थे ना कि x इक्वल टू +-3, है ना, यही बोलते थे। तो यहाँ भी +-3 होगा, तो यहाँ पे लेकिन साइन कौन सा है, लेस देन का। तो कोई भी जो x है वो जो है आपके, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 से लेस भी हो और -3 से भी लेस हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पे जब इनइक्वेलिटी आएगी तो हम पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो आपका x है ना वो -3 और 3 के बीच में लाई करता है।
समझिए बात। जब भी यहाँ इनइक्वालिटी होगी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोड एक्स का मतलब क्या हुआ, मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे यानी कि मोड एक्स की वैल्यू अभी डिपेंड करती है, अगर -3 है, अगर यहाँ पे आपने -3 रखा तो कुछ और देगा, +3 रखा तो -3 रखोगे तो भी 3 देगा, और +3 रखोगे तो भी। ये मॉडुलस फंक्शन में आपको मैं जब ग्राफ कराऊंगी ना, तब उस टाइम मैं आपको ये फंक्शन अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पे आप इस चीज़ को अभी छोड़ो, आप सीधा यहाँ से डायरेक्ट इस पे जाओ। x² लेस देन इक्वल टू 9 दिया है, तो x की वैल्यू आपकी +-3 आ गई। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो आप क्या करोगे कि आपका x -3 और 3 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। समझ आ गई बात। ये इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इनके बीच में करेगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ f क्या आ गई, x के बारे में हमें पता चल गया भाई, x आपका -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो डोमेन ऑफ f क्या आ गई, -3 से 3, यानी कि ये क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि -3 और 3 इक्वालिटी भी है ना साथ में, तो -3 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज़ जो है इसकी डोमेन में आ जाएंगी। ठीक है, आपका x इनके बीच में से कुछ भी लाई कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब x की वैल्यू तो हमारी क्या आ गई, डोमेन, हमें तो रेंज भी तो निकालनी है। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वो fx होता है वो हमारी रेंज का एलिमेंट होता है, हम fx को y पुट कर लेते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप y को ना fx लिख सकते हो और fx को y लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हमने क्या करा, इसको जो हमारा fx था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया, क्योंकि हमें y की वैल्यू बतानी है क्या होगी, क्योंकि जो y आएगा वही तो बताएगी रेंज क्या है हमारी। तो y² इक्वल टू 9 - x²। अब देखो यहाँ पे बच्चों, क्योंकि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने बताया था कि जो आपके इस रूट के अंदर की ये वाली वैल्यू है ना, ये आपकी क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। और वैसे भी बच्चों, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे हमेशा क्या आना है, अगर कोई भी रियल नंबर आपने लिया, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर लोगे तो हमेशा क्या आना है, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आना है। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमारी क्या है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा जो y है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास क्या आ गया, मैंने इस x² को इधर ले लिया और इस y को इधर ले आई, तो x² इक्वल टू 9 माइनस में y²। ओके, अब देखो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 से 3, क्योंकि जो x है ना हमारा डोमेन, वो -3 से 3 के बीच में लेना है। तो जब भी आप यहाँ पे -3 या 3 के बीच का आप जब भी कोई लोगे, कोई भी ले लो, कोई कहेगा मैडम मैं तो -2 ले रहा हूँ, भाई इसका स्क्वायर कर ले, 4 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये है कि इनके बीच में वैसे भी स्क्वायर है, आप x यहाँ से कोई भी उठाओ, नेगेटिव उठाओ, -2 उठाओ, -2.2 उठाओ, -3 उठाओ, कुछ भी उठाओ, नेगेटिव उठाओगे तो स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव आना है। तो ये हमेशा क्या होगा, x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसके राइट साइड में ये वाली वैल्यू x² के इक्वल ही तो है, तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमने इस y को इधर लिया तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू y², इसका मतलब वही बात हो गई, 9 को ग्रेटर देन इक्वल टू y² लिखो या y² को लेस देन इक्वल टू 9 लिखो, है ना। 2 को लेस देन 3 लिखो या 3 को ग्रेटर देन 2 लिखो, एक ही बात है। वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी, तो हमारे पास क्या आ गया, y² इज लेस देन इक्वल टू 9। ओके, अब वही मोड वाला कंसेप्ट, ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि इसका मतलब हमारा y कहाँ पे लाई कर रहा है, -3 और 3 के बीच में। बट ऊपर क्या बात कही गई थी कि y हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि ये हमारे कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब हमारा y इसमें बता रहा है कि -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है और y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हमारे, मान लो ये हमारा 0 है, ये इधर -3 है और ये 3 है, हमें कह रहे हैं कि y इनके बीच में लाई कर रहा है। पहला पॉइंट हमें ये दिया। फिर बोला कि दूसरा पॉइंट ये है कि y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये 0 रहा इससे बड़ा होगा। तो कौन सा वाला आंसर हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। y की चीज़ में हमें, y के लिए हमें 2 हिंट दी। एक तो कहा कि इन दोनों के बीच में लाई करता है, फिर दूसरी हिंट क्या दी कि 0 से बड़ा है हमेशा, तो 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू अब इन्हीं के बीच में लाई कर गई ना फिर।
ठीक है। तो इसका मतलब हमारा y 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारी रेंज ऑफ f, क्योंकि y क्या था हमारा fx, y था हमारा fx, और fx की वैल्यू क्या होती है रेंज, यानी कि 0 और 3 के बीच में लाई करेंगे। कैपिटल ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई वो नहीं होगी अगर आपको थोड़ा भी समझ आ गया। तो जैसे ही आप ग्राफ के बारे में मैं आपको क्लियर कराऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस माइंड में ये बात रखनी है, अगर हमें किसी फंक्शन का ये पता लग गया कि इसका x कैसा होगा तो इसका मतलब उसकी डोमेन निकल गई, और अगर हमें ये पता चल गया कि उस फंक्शन की इसमें y या fx कहाँ से आएगा तो हमें उसकी रेंज पता चल गई। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं। ये एक फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे दिया हमें, राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ f0। भाई कोई फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन दे दिया, मुझे f0 निकालना है ना। यानी कि जब आप x कुछ भी हो सकता है ना, आप x की वैल्यू 0 दे रहे हो, तो x की वैल्यू 0 दे रहे हो तो फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रखा जाएगा। आपने रखा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5। वेरी सिंपल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि f7 निकालना है, मीन्स जब हम फंक्शन को x देते हैं तो 2x - 5 आता है। अब उस x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, वो जहाँ राइट साइड में भी x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मैंने 7 दी तो यहाँ भी 7 रख दिया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इसी तरह से मैंने f में x की वैल्यू -3 तो यहाँ पे 3 रखी, ये मेरा -11 आ गया। वेरी सिंपल हो जाएंगे ना ये तो बिल्कुल। और जो फोर्थ क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए छोड़ा, उसमें क्या था, उसमें भी ऐसे ही है। यहाँ पे fx है, वहाँ पे t है, t की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, वो आपको ऐसे ही पुट करनी है और आंसर निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे थर्ड क्वेश्चन में करा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे हमसे डोमेन नहीं पूछी, यहाँ पे हमें रेंज पूछी है। डोमेन पता है क्यों नहीं पूछी, क्योंकि दे रखी है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि fx इक्वल टू दिस और x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। x के बारे में बता दिया तो डोमेन ही तो है। x के बारे में अगर पता चल गया तो फंक्शन की डोमेन के बारे में पता चल गया, fx के बारे में पता चल गया तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पे हमें बोल दिया कि x आपका रियल नंबर है और वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स डोमेन। तो हमें यहाँ पे डोमेन अगर नहीं भी किसी को पता है तो ये डोमेन हो गई। हमने बोल दिया कि भाई x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। भाई रियल नंबर और ग्रेटर देन 0 तो 0 से इन्फिनिटी हो गए सारे, है ना। और ये वाला इंटरवल हो गया क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना कि 0। अगर यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट जब लगाती, जब 0 यहाँ पे इक्वालिटी होती है, यानी कि 0 भी इंक्लूड होता, लेकिन इन्होंने कहा ग्रेटर देन 0, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं बोला, तो यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट लगानी ही नहीं है, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट ए डिफाइंड वैल्यू, है ना। अब देखो यहाँ पे x जो है मेरा ग्रेटर देन 0 है, ये दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा। ओके, अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ। मान लो कोई मुझे ये बोलता है 2 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ जी बिल्कुल है, 2 हमारा ग्रेटर देन 0 है। और अब देखो कोई मुझे बोलता है कि मैंने ना इस पर नेगेटिव लगा दिया, क्या ये ट्रू हुआ? अब मैंने जो है नेगेटिव लगा दिया, मैंने 2 ग्रेटर देन 0 लिया था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -2 इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो गलत हो जाएगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब यहाँ पे इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इनइक्वालिटी, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ऐसे लेते हैं। जब इक्वल होता था कोई भी चीज़ तो कोई भी चीज़ से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे, इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे ना बच्चों इनइक्वालिटी है, मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, तो -2 इज़ ग्रेटर देन -1। अब आप ये खुद सोच के देखो, क्या -2 -1 से बड़ा है? नहीं है ना। बड़ा कौन सा है? -1 बड़ा है ना। तो जब भी इनइक्वालिटी होती है, तो जब भी हम जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। यही चीज़ यहाँ पे हुई है, मैंने x को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से करो, -3 से करो, किसी से भी, मतलब किसी नेगेटिव नंबर से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी विल बी चेंज, है ना। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे करा, तो इसका मतलब -3 लेस देन 0 हो गया। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने दोनों तरफ ना ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, 2, यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐड तो कर सकते हैं दोनों तरफ, मैंने कहा है कि किसी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव से करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप कर लो, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 था, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 इज़ ग्रेटर देन 3। पॉजिटिव वाली की तो बात ही नहीं हो रही, बात कब हो रही है, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तब। अगर आप ऐड करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने 2 यहाँ पे ऐड कर दिया और 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, तब भी इनइक्वालिटी सही है, 4 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा,
समझ आई बात। तो मल्टीप्लिकेशन की बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 यहाँ भी ऐड कर दिया, 2 यहाँ भी ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनइक्वालिटी पे। यहाँ पे कितना, अब ये क्या बन गया, ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना एफ चाहिए है, ठीक है। तो अब ये मेरा एफ आ गया, ठीक। अब एफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, <2। अब मुझे एफ ही पता लगाना था कि भाई एफ क्या है, तो अब इन्होंने बता दिया यहाँ से कि एफ तो <2 है। अगर एफ <2 है तो इसका मतलब, अब ध्यान से देखो यहाँ पे <2 वाले क्या हो जाएंगे, ये मेरा -2 लेस वाले -∞ की तरफ और ग्रेटर वाले ∞ की तरफ। तो एफ जो आपका एफ है वो <2 है, तो कौन सा वाला हो गया, रियल, ये वाली चीज़ हो गई। ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखोगे -∞ से ये -2 और यहाँ पे क्या है, 2 है, ओके सॉरी 2 है तो 2 हो जाएगा, कोई नहीं, ये लो लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन आ जाएगा सारा। तो हमारी जो एफ था वो कितना हो जाएगा, हमारा एफ यहाँ से हो जाएगा -∞ से और ये 2 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे एफ हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारी रेंज हो गई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एफ एक्स = x² + 2। एक्स इज़ ए रियल नंबर, पहले ही बोल दिया एक्स रियल नंबर है, डोमेन पता चल गई, सेट ऑफ रियल नंबर आर, है ना। अब बताना है अगर ये रियल नंबर है कोई एक्स, तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, > 0। भाई एक्स कोई भी रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर है तो <0 ही होगा, नेगेटिव वैल्यू तो स्क्वायर दे नहीं सकता। अब मुझे ये बनाना है ना, ये फंक्शन मुझे तो एफ के बारे में, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ +2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया और ये > कितना हो गया, 2। अब ये तो मेरा एफ है, मैंने एफ लिखा, एफ इज़ > 2। तो हमारे पता चल गया हमें एफ के बारे में कि भाई हमारा एफ तो 2 से, ये हमारा 2 है, इधर इससे ग्रेटर है और इधर इससे लेस वाले नंबर। तो मेरा तो एफ जो है वो > 2 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी और इधर सारे जितने भी इन्फिनिटी तक के सारे पॉइंट्स। तो ये क्या हो गया, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि इक्वलिटी है तो यहाँ पे जो है आपकी कैपिटल ब्रैकेट यानी कि क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट, सेट में पढ़ा था ना। अब नेक्स्ट जो है, अब हमें एफ एक्स दे रखा है, एक्स आपका रियल नंबर है, इट मीन्स हमारी डोमेन हो गई एक्स के बारे में, यानी कि डोमेन पता चल गई, एफ एक्स के बारे में मतलब रेंज पता चल गई। अब डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई, पूरा रियल सेट, क्योंकि दिया है एक्स आपको कोई भी रियल नंबर लेना है तो रियल सेट। अब मुझे बताओ, मैंने इसको वाई, एफ एक्स को वाई बोल सकते हैं, है ना, वाई और एफ एक्स एक ही बात है, तो वाई अब एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू मैंने एक्स रख दी, इसका मतलब हमारा वाई और एक्स बराबर है ना। अब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब रेंज और डोमेन भी इक्वल होंगी, अगर आपकी डोमेन आर थी तो रेंज भी आर हो जाएगी, ओके। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हमारे हो जाने हैं डोमेन और रेंज के, इस तरह से हमें ये करने हैं, ठीक है। इनको आप कंप्लीट कर लेना, कोई और इसमें दिक्कत आएगी, वैसे क्वेश्चंस डोमेन और रेंज के मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, वो भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी सोल्व करेंगे।